Hello friends, I am Raj Chaudhary. I welcome you all on your channel Champions. Today we are discussing about the topic MEPSS. 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 ये तीन अलग अलग नाम एक ही टॉपिक को बोलते हैं। MEPSS को हम MEPSS भी बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोअन डिजीज। ये एक प्रकार की प्रोटोजोअन डिजीज है। इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। एमईबीएसएस क्या होता है? एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। कहाँ का? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरिक पैरासाइट एंटाइवा हिस्टोलैटिका। एंटाइवा हिस्टोलैटिका इसका पैरासाइट होता है जो एमईबीएसएस कॉज करता है। एंटाइवा हिस्टोलैटिका इज द मेजर कॉज ऑफ एमीबैक डिसेंट्री। एमीबैक डिसेंट्री का मेजर कॉज कौन करता है? मैक्सिमम कॉज कौन करता है? एंटाइवा हिस्टोलैटिका। अब ये दो प्रकार में प्रेजेंट होता है, दो टाइप में प्रेजेंट होता है, एक सिस्ट फॉर्म में, एक ट्रोपोजॉइड फॉर्म में। जो ट्रोपोजॉइड फॉर्म होती है उसका जो डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर, वो 15 टू 30 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन मेनली डिजीज कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, वो सिस्ट कॉज करता है। और जो सिस्ट होता है, सिस्ट का एक पार्टिकल 8 ट्रोपोजॉइड्स में टूटता है। वन सिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 8 ट्रोपोजॉइड बाइसेक्सुअली। 8 ट्रोपोजॉइड्स में डिवाइड हो जाता है। कहाँ? ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इस एंटाइवा हिस्टोलैटिका का क्या प्रोसेस होता है, कैसे कॉज होता है, वो हम अभी अब देखेंगे। होता क्या है कि हमारी फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, ये किसी फेकल मटेरियल पे इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग के फेकल मटेरियल पे लग बैठी, देन ये हमारे फूड पे आ गई, तो वो एंटाइवासिस्ट हमारे फूड में आ गया और फूड हमारा एंटाइवा से कंटेमिनेटेड हो गया। उसी फूड को हमने इंसर्ट कर लिया, खा लिया, देन वो फूड माउथ के थ्रू होके कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में। स्टमक में होता क्या है? एंटाइवा जो हमारा क्या था? सिस्ट फॉर्म। एक सिस्ट फॉर्म इंटेस्टाइन में पहुंचते, स्टमक से जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचते, ये गैस, इस पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, जो पीएच होता है 2 to 3 पीएच, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। देन ये एक सिस्ट 8 ट्रोपोजॉइड्स में टूट जाती है, 8 ट्रोपोजॉइड्स में ब्रेक हो जाती है। देन अब होता क्या है? ये मैकेनिज्म तो होता ही होता है। अब हमारे एमईबीएसएस दो टाइप का होता है, नॉन इन्फेक्टिंग और इन्फेक्टिंग। इन्फेक्टिंग तो होता ही होता है, मतलब नॉन इन्वास्टिंग और इन्वास्टिंग। नॉन इन्वास्टिंग में क्या होता है? ये मेनली हाईली डिजीज कॉज नहीं करता है। नॉर्मली हुआ, डेफिकेशन के थ्रू, फेसेस के थ्रू रिलीज आउट हो गया बॉडी से। बट 10% केसेस में ये हार्मफुल हो जाता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। देन क्या हुआ? इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से आगे क्या होता है? यदि ये इन्वास्टिंग हो जाता है तो ये रैप्चर करता है इंटेस्टाइनल वॉल को, देन ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड से लिवर में पहुंच सकता है, ब्रेन में पहुंच सकता है, लंग्स में पहुंच सकता है, और जहां ये पहुंच जाता है उसी पार्ट को में डिजीज हो जाती है। और डिजीज को क्या बोलते हैं? ब्रेन में पहुंच गया तो हम बोल देंगे ब्रेन एब्सिस। लंग में पहुंच गया, लंग एब्सिस। लिवर में पहुंच गया, लिवर एब्सिस। ब्रेन एब्सिस काफी डेंजरस होता है। तो एब्सिस का मतलब होता क्या है? एब्सिस एक स्वेलन पार्ट होता है जिसमें पस इकट्ठा हो जाता है, एक स्वेलन पार्ट, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम फर्दर मूव करते हैं इन्वास्टिंग एंड नॉन इन्वास्टिंग इन्फेक्शन की तरफ, जो एमीबियोसिस दो टाइप्स में करता है। हाँ, तो देन इन्फेक्शन दो टाइप का होता है, इन्वास्टिंग इन्फेक्शन, इन्वास्टिंग इन्फेक्शन, नॉन इन्वास्टिंग इन्फेक्शन। नॉन इन्वास्टिंग इन्फेक्शन होता है 90% ह्यूमन बींग्स को, और सिर्फ 10% इस केसेस में ये इन्वास्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां जो हमने स्टेप्स लिखे हैं ये नॉन इन्वास्टिंग के लिखे हैं। नॉन इन्वास्टिंग इन्फेक्शन तो होता क्या बेसिकली? सबसे पहले हमने इंजेक्शन ऑफ फैकली कंटेमिनेटेड वाटर और फूड कंटेनिंग एंटाइवा हिस्टोलैटिका सिस्ट, जो कंटेमिनेटेड फूड था
उसे खा लिया, जिससे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका सिस्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया। Cysts are resistant to gastric environment and pass to small intestine। जो हमारा सिस्ट है वो रेजिस्टेंट है गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट की, उस पर एसिड का कोई असर नहीं पड़ेगा जो हमारे स्टमक के अंदर है, देन वो पास आउट हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन के लिए। ईच सिस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस 8 ट्रोपोजोइड्स। प्रत्येक सिस्ट 8 ट्रोपोजोइड्स में डिवाइड होती है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक सिस्ट 8 में डिवाइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन। देन ये 3 प्रोसेस तो इनवास्टिंग इन्फेक्शन हो या नॉन इनवास्टिंग इन्फेक्शन हो कॉमन होगा, यहां तक तो दोनों में कॉमन होता है। देन अगर नॉन इनवास्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रोपोजोइड्स बाय बाइनरी फिजन। जो ट्रोपोजोइड्स हैं वो अब अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी फिजन की तरीके से, 1 से 2। देन क्या हुआ स्टेप 5 में? कॉलोनाइजेशन इन मकस लेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्ट। मकस लेयर में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, ये कॉलोनीज बनाना, और दोबारा से सिस्ट बना लेंगे। जो ट्रोपोजोइड्स थे वो दोबारा से एनसिस्टेशन करके सिस्ट बना लेंगे। जब सिस्ट से ट्रोपोजोइड्स बन रहे थे तो एक्सिस्टेशन, ट्रोपोजोइड्स मिलके सिस्ट बना रहे हैं तो एनसिस्टेशन। देन क्या होगा? नॉन इनवास्टिंग सिस्ट एग्जिट इन स्टूल। सिस्ट कैन इन्फेक्ट न्यू ह्यूमन बाय कंटेमिनेशन। और जो नॉन इनवास्टिंग सिस्ट था वो स्टूल में आपकी फीकल मटेरियल में बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा और किसी नए ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर देगा जो अनइन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, अगर कंटेमिनेटेड हो गया किसी भी तरीके से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने नॉन इनवास्टिंग इन्फेक्शन देख लिया, अब हम लोग चलते हैं इनवास्टिंग इन्फेक्शन की तरफ। देन अभी हमने नॉन इनवास्टिंग इन्फेक्शन देखा, अब इनवास्टिंग इन्फेक्शन। इनवास्टिंग इन्फेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट 3 स्टेप तो सेम रहेंगे भाई, इंजेक्शन होना, स्टमक में जाना, देन 8 ट्रोपोजोइड्स में डिवाइड होना, ये तो उसका काम है, वो तो करेगा। उसके बाद में क्या होगा? 4th स्टेप पे ट्रोपोजोइड्स कैन इन्वेड एंड कॉलोनाइज एपिथेलियम एंड कॉज एपिथेलियम टू लाइसिस। पता क्या है? यहाँ कॉलोनाइज तो बना लेगा पर लेकिन ये एपिथेलियम है, जो एपिथेलियम टिश्यू लेयर है, उसको रैप्चर कर लेगा, लाइसिस कर देगा उसकी स्टार्ट, और कॉलोनी बना लेगा। जब ये लाइसिस करेगा तो ऑब्वियसली, एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। जब ये लाइसिस करेगा तो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स बैठे हैं वो भाई यहाँ के एक्ट करेंगे। न्यूट्रोफिल्स पे एक्ट करेंगे तो क्या होता है? ठीक है, तो क्या है? न्यूट्रोफिल्स रिस्पॉन्ड टू इन्वेशन एंड कॉज फर्दर डैमेज। जब न्यूट्रोफिल आके एक्ट करेंगे, ये हमारी ब्लड वेसल है, मान लीजिए ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में से ब्लड से न्यूट्रोफिल्स आए, यहाँ एक्ट किया, तो अब न्यूट्रोफिल अपने एक्ट करेगा, अपनी लड़ाई कर रहा है, जंग कर रहा है, किसको किल करने के लिए? एंटामीबा की सिस्ट को किल करने के लिए। तो ये फर्दर रैप्चर कर देगा इसको भी और ये थिनर हो जाएगी। देन होगा क्या? यहां से हमारे ट्रोपोजोइड्स हैं जो वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। अभी तक ट्रोपोजोइड्स हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हुए थे। जो नॉन इनवास्टिंग इन्फेक्शन था उसमें ट्रोपोजोइड्स ब्लड में नहीं जा रहे थे, उसमें डायरेक्टली स्टूल में निकल रहे थे। बट इनवास्टिंग में क्या होता है? वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। यदि ब्लड में मिक्स हो गया तो जहां जहां ब्लड जाता है वहां वो एब्सेस कर सकता है। ब्लड कहां जाता है? ब्रेन में, तो ब्रेन एब्सेस हो जाएगा। अगर लिवर में पहुंचता है तो लिवर एब्सेस, लंग एब्सेस एंड सो मोर। Tropozoites move in blood, invasive infection through the blood stream, and tropozoites infect sites such as liver, brain and lungs। जहां जहां वो ब्लड जाएगा वहां वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। बट ये इनवास्टिंग इन्फेक्शन सिर्फ 10% ह्यूमन बींग्स में होता है, बाकी 90% केसेस में होता क्या है? नॉन इनवास्टिंग होता है, जो बॉडी में आता है और नॉर्मली निकल जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब हमने मैकेनिज्म देख लिया, होता क्या है इनवाइडिंग और नॉन इनवाइडिंग में।
अब हम देखेंगे सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, क्या अफेक्ट रह जाते हैं इन्वाइडिंग के और नॉन इन्वाइडिंग के। अगर इन्वाइडिंग इन्फेक्शन होगा तो क्या हो रहा है ह्यूमन बॉडीज में क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, और नॉन इन्वाइडिंग है तो क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे। आइए चलिए देखते हैं ना। हम लोग देखते हैं सिम्टम्स, अफेक्ट्स क्या रह जाते हैं जिसको अमोवेसिस हो जाता है। सिम्टम्स क्या हम अफेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमें जो इन्फेक्शन हुआ था वो दो टाइप का हुआ था, इन्वास्टिंग एंड नॉन इन्वास्टिंग। तो पहला होता है इन्वेटिव इन्फेक्शन। यदि इन्वेटिव इन्फेक्शन होगा तो हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे हमें, इन्फ्लेमेटरी, डायरिया, देन ल्यूकोसाइटोसिस, एंड लिवर एब्सिस, लिवर एब्सिस होता है अगर इनफैक्ट इन्वेटिव होगा तो। इन्वास्टिंग रेयरली लंग एंड ब्रेन एब्सिस। ब्रेन और लंग एब्सिस रेयर केसेस में होता है, और अगर ये हो जाता है तो काफी डेंजरस स्टेज हो जाती है। देन अल्सर्स, अल्सर्स हो जाते हैं, सॉरी, अल्सर्स हो जाते हैं इंटेस्टाइन वगैरह में। अगर इन्वेटिव इन्फेक्शन हुआ है हमें तो हमारे ये सिम्टम्स होंगे, ये अफेक्ट होंगे बॉडी के ऊपर। यदि सॉरी नॉन इन्वेटिव इन्फेक्शन हुआ है, देन हमें जो सिम्टम्स अपीयर होंगे कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल रीजन में पेन रहेगा, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना। ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं या अफेक्ट्स हो जाते हैं जिनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। देन हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं, प्रेफर करते हैं मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। देन हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब किसी ह्यूमन बीइंग को, कोई भी एक हमारा ह्यूमन बीइंग है, फॉर एग्जांपल रेड मार्कर यूज करता हूँ, विजिबल मोड होगा आपको। कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसे बैक्टीरिया या वायरस ऐसे आज इन्फेक्ट कर उसके अंदर इंजेक्ट हो गया, तो उसके बाद में उसे सिम्टम्स लेने के लिए कुछ टाइम लगेगा, 2 वीक या 10 दिन, जो भी उसका टाइम है इंक्यूबेशन, जो बैक्टीरिया का टाइम है। तो जो टाइम सिम्टम अपीयर होने के लिए बीच में जो लगता है, जिस दिन इंजेक्ट हुआ उससे जब तक सिम्टम अपीयर होंगे उस तक का टाइम, जितने टाइम में वो फैल सकता है बॉडी में, उसी टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और जो इंक्यूबेशन पीरियड एमईबीएसएस का होता है वो होता है 2 to 4 वीक्स,
नाउ हम देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? फीकल एग्जामिनेशन सिस्ट का फीकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।